नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे मनोविज्ञान पर, और मनोविज्ञान के अंदर हम बाल विकास की चर्चा कर रहे हैं। और उस क्रम में जो है वो आज ये दूसरा सेशन है बाल विकास का। वैसे आज ये चौथा सेशन है ऑल और पूरा संपूर्ण मनोविज्ञान का। विद्वान साथियों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि रक्षाबंधन के बाद जो है वो हम थोड़ा सा समय बढ़ाएंगे क्लास का, तो आज से जो है वो एक तो डेली 4 क्लास होगी। मैंने शेड्यूल कर दी है, अगर आप चाहें तो शेड्यूल देख सकते हैं जाके, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। और प्रत्येक क्लास हम प्रयास करेंगे, प्रयास क्या करेंगे होगी ही, प्रत्येक क्लास 1 घंटा की होगी। और सारी की सारी जो क्लासें होगी वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। यानी आपका जो रीट 2022 मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस आ चुका है उस पे हम चर्चा करते हुए उस सिलेबस के अनुसार जो है वो ये सारे टॉपिक करने वाले हैं। जैसे कि हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको L1 की तैयारी करवाएंगे। अगर आप L1 से तैयारी कर रहे हो तो L1 की तैयारी करवाएंगे, और L2 के अंदर केवल हम SST की जो है वो तैयारी करवाएंगे। अभी हम जो टॉपिक लेके आपके लिए आए हैं, देखिए 4 क्लासें हैं, थोड़ा सा समय को समझ लीजिएगा। ये चौथी क्लास है ना। टोटल 4 क्लासें होगी आपकी पर डे। और अभी जो समय, अभी आपकी जो क्लास होगी वो इस तरीके से होगी। L1 व L2 की जो कॉमन क्लास है पहले तो वो होगी, जिसमें हम सबसे पहले राजस्थान जीके में, जैसे आपका 1 नंबर टॉपिक है ना, वहीं से शुरू कर रहे हैं। भूगोल, राजस्थान का भौतिक स्वरूप आज पहला टॉपिक है। इसके बाद जो है वो, 1 मिनट, थोड़ा सा कलर, हाँ, राजस्थान का भूगोल की चर्चा करेंगे। तो अभी कॉमन टॉपिक कौन कौन से कर रहे हैं देखिएगा। सुबह 10 बजे आज तो अभी क्लास चल रही है, सॉरी 11 बजे, सुबह 11 बजे। कल एक क्लास 9 बजे भी शुरू करेंगे। सुबह 11 AM CDP होगी, जो कि L1 और L2 दोनों के लिए होगी। इसके बाद आपकी 2 बजे जो क्लास होगी वो होगी सामाजिक विज्ञान, क्लास 6 to 12th, ओल्ड RBSE ओल्ड। इसके बाद आपकी एक क्लास होगी 4 बजे, जिसमें हम भूगोल की चर्चा करेंगे। ये तीनों क्लासें तो रहेगी कॉमन L1 और L2 दोनों के लिए। इसके अलावा एक क्लास हम रात को 9 बजे करेंगे, जो रहेगी SST L2 के लिए, जिसमें हम आज जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे, जो आपके नए सिलेबस का टॉपिक है उसका। और कल से एक क्लास हम 9 बजे भी शुरू करेंगे, जिसमें इतिहास की बात करेंगे राजस्थान के। तो कल से 5 क्लासें और आज 4 क्लासें, जिसमें से 4 क्लासें जो है वो क्या रहेगी, कॉमन रहेगी L1 और L2 के लिए। यानी दोनों के लिए क्या रहेगी, वो काम आने वाली क्लास रहेगी, दोनों के लिए कॉमन क्लास रहेगी। क्योंकि बहुत सारा जो पार्ट है, ऑलमोस्ट 45%, ऑलमोस्ट 45% जो पार्ट है L1 और L2 दोनों का क्या है, बराबर है। 45% जो आपका सिलेबस है मुख्य परीक्षा L1 और L2 का, वो क्या है, बराबर ही है। तो हम इसी पे जो है वो चर्चा करेंगे। प्लस SST के लिए हमने आपके लिए एक अलग से क्लास कर दी है, जो एवरी नाइट रात को 9 बजे होगी। तो सरोजार जी, नितेश जी एंड सूरज जी, मीरा मीना, रूमा मीना, जया सैनी, वीरेंद्र सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कमनदीप कौर सेकंड ग्रेड के लिए है क्या? सेकंड ग्रेड की क्लास हम नहीं कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड का शिक्षा मनोविज्ञान आपको काम आ जाएगा। वैसे सेकंड ग्रेड में हम जो राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ेंगे वो आपके काम आ जाएगी, लेकिन अब हमने पूरा जो फोकस कर दिया है
वो कर दिया है केवल मुख्य एग्जाम पर, ठीक है, केवल मुख्य एग्जाम पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। ये शेड्यूल आप नोट कर सकते हैं, ये 4 क्लासें और कल से 5 क्लासें आपकी जो है रहने वाली है। और लास्ट सेशन में हम मनोविज्ञान के अंदर जो है वो क्या पढ़ रहे थे, बाल विकास के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे। वहीं से आगे जो है शुरू करते हैं। हमने जो है 6 सिद्धांतों की चर्चा की थी। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों में हमने 6 सिद्धांतों की जो है वो चर्चा इससे पहले कर ली है। कौन कौन से सिद्धांत की चर्चा कर ली है हमने सतत विकास का सिद्धांत, विकास की गति की भिन्नता का सिद्धांत, अंगों की गति की भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इन 6 सिद्धांतों की जो है वो लास्ट सेशन में चर्चा कर ली है। आइए अब 7 नंबर जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करते हैं, यानी इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। मनोविज्ञान आप अगर L1 की तैयारी कर रहे हो, L2 की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो, सब में आपके लिए क्या होगा, काम आने वाला होगा। क्योंकि मनोविज्ञान अब की बार ज्यादा नहीं है, 20 नंबर का मनोविज्ञान है और टॉपिक भी जो है वो कम है। रीट के मुकाबले जो है वो 80% ही मनोविज्ञान है, यानी 20% मनोविज्ञान आपका रीट से जो है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। रीट से 20% मनोविज्ञान आपका जो है वो कम हो चुका है। रीट मुख्य परीक्षा में आपको केवल 80% ही मनोविज्ञान के टॉपिक पढ़ने हैं, रीट की तुलना में अगर बात करते हैं तो। राम स्वरूप कैसे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत। जय हनुमानगढ़ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक सेकंड रुकना, मैं पहले देख लेता हूँ वॉइस वगैरह सब कुछ सही आ रही है, फिर क्या है कि सेशन की शुरुआत कर दे तो बीच में किसी प्रकार की बाधा फिर ना रहे आपको। ठीक है, सब कुछ सही है। चलिए करते हैं शुरू। थोड़ा सा कलर आपको ज्यादा दिख रहा है ना, इसको भी ठीक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, रक्षाबंधन हो चुका है, अब तो एसएसटी हिंदी दोनों हैं। तो आप देखो, ये डिसीजन तो मैं थोड़ी लूंगा आपके, कि अगर फिर आप इतने भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इतने डिसीजन मेकर ही नहीं है, तो फिर आप एक अच्छे जो है वो अध्यापक के गुण आप में नहीं है। फिर आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, 2 सब्जेक्ट में से, ये फैसले तो आपके ही होने चाहिए ना, कम से कम। अगर ऐसे फैसले लेने में भी आपको किसी अध्यापक की आवश्यकता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, मुझे तो नहीं लगता पर्सनली। आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, आपने पढ़े ना, तो आप खुद ये डिसीजन लो। चलिए, वैसे भी बच्चों की शिकायत रहती है कि सर शुरू में आप थोड़ा ज्यादा समय लगा देते हो, तो अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, ये सिद्धांत लास्ट हमने पढ़ा था। क्या कहता है ये सिद्धांत, कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है और उसके बाद वह विशिष्ट क्रियाएं जो है वो करना सीखता है। पहले बच्चा जो है वो कौन सी क्रियाएं करना सीखता है, सामान्य क्रिया करना सीखता है। संदीप कौर जी, मैं कह रहा हूं मनोविज्ञान है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सारे 2nd ग्रेड में काम आएंगे। अब मैं और कैसे कहूं आपको। नेक्स्ट देखिए, एकीकरण का सिद्धांत, 7वां। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, कि पहले संपूर्ण अंग को बालक जो है वो उठाना सीखता है और फिर उस शरीर के अलग अलग अंगों पर बालक जो है वो अपना नियंत्रण स्थापित करता है। एकीकरण के सिद्धांत को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपने देखा होगा कि पहले जो बालक होता है ना, वो या तो अपने पूरे पैर हिलाना सीखता है। आप देखना, छोटा बच्चा जब रोएगा या वो हंसेगा तो वो पूरे के पूरे पैर हिलाएगा, यानी पैरा न दर्द देके मारा वो, या फिर वो क्या करेगा, हाथों को ऐसे हिलाएगा, यानी पूरा हाथ हिलेगा, इसका कोनी तक का इतना पूरा हिलेगा, अंगुलियां नहीं हिलेगी, कलाई में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। अर्थात ये क्या कहना चाहता है कि सबसे पहले बालक, एकीकरण का सिद्धांत ये कहना चाहता है कि सबसे पहले बालक संपूर्ण अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है, फिर उसके पार्ट्स पर। जैसे पहले पूरा हाथ हिलाना सीख लिया बालक ने, अब वो धीरे धीरे
कोहनी मोड़नी सीखेगा, फिर अंगुलियों पे नियंत्रण आएगा, फिर कलाइयों पे नियंत्रण आएगा, फिर पूरे हाथ को संयुक्त रूप से वो है यूज कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको विद्वान साथियों? एकीकरण का सिद्धांत इसको जो है वो कहा जाता है। फिर आता है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए, बाल विकास वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है आपसे कि बाल विकास है या बालक का विकास निर्भर करता है ना? बालक का विकास निर्भर करता है या फिर बाल विकास है। पहला ऑप्शन आता है आपके सामने ए वंशानुक्रम प्लस वातावरण, है ना? बी ऑप्शन आता है वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण। तो आपको याद रखना, मैं 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं केवल, बाकी 2 ऑप्शन और आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बाल विकास जो है वो वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण होगा, ना कि ए होगा। अब कई बार जल्दबाजी में हम ए कर सकते हैं, ऐसी गलती हमसे जो है वो नहीं होनी चाहिए। बाल विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? गुणनफल है। यानी जब वातावरण और वंशानुक्रम आपस में मिलकर कार्य करेंगे और एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करेंगे, तब जाके है वो क्या बनेगा? आपका बाल विकास जो है वो होगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यह क्या कहता है कि किसी का धीमा तो किसी का तेज हो सकता है। यानी आपके घर में 5 बालक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, सी, डी। ये सी और डी तो है जुड़वा भाई, ठीक है, और ये जो है आपके चाचा के लड़के हैं और ये आपके जो है वो मामा के लड़के हैं। अब देखिए, इन 5 चारों का जो विकास होगा वो अलग अलग होगा, इनमें व्यक्तिगत भिन्नता होगी चारों बालकों के अंदर। हालांकि ये दोनों जुड़वा है, फिर भी इनमें व्यक्तिगत भिन्नता होगी। यानी विकास जो होगा उसमें व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो पाई जाएगी। कोई बच्चा तेज गति से सीख सकता है, कोई धीमी गति से सीख सकता है, कोई बच्चा मैथ में अच्छा हो सकता है, कोई हिंदी में अच्छा हो सकता है। तो हर बच्चे का खुद का जो है वो ये सब चीजें जो है वो आपको क्या बताती है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर जो है वो क्या होगा? व्यक्तिगत भिन्नता होगी। उसके विकास की गति, उसके विकास की जो सिचुएशन है वो अलग अलग जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? विकास अधिगम व परिपक्वता से प्रभावित होता है। अधिगम अर्थात आपके सीखने से। आपने सीखा क्या है? जब आप कोई चीज सीखते हैं तो सीखने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। तो आपके पास कितना ज्ञान है, आपने कितना सीखा है, कितना आपके पास ज्ञान है, प्लस परिपक्वता, आप मैच्योर कितने हैं। तो ये जो अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत है, ये कहता है कि जितने ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास अनुभव होगा, जितना ज्यादा आप सीखोगे, उतना ही ज्यादा आपका जो है वो क्या होगा? विकास होगा। देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में अनपढ़ व्यक्ति का डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है। शारीरिक डेवलपमेंट तो बराबर हो सकता है, लेकिन मानसिक डेवलपमेंट, भावात्मक डेवलपमेंट, ये उनमें अंतर आ सकता है। क्योंकि आपके अंदर जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ज्यादा आप बेहतर जो है वो करेंगे, ठीक है, अच्छा करेंगे। परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो सभी पहलू आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सभी पहलू आपस में, देखिएगा, आपका जो विकास है इसके अलग अलग पहलू हैं। आपका जो विकास है उसके अलग अलग पहलू हैं, और उन अलग अलग पहलुओं के अंदर जो है वो देखिएगा, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, नैतिक विकास है, संवेगात्मक विकास है ना, चारित्रिक विकास है। तो ये जो सारे अलग अलग विकास जो है आपके, भिन्न भिन्न जो विकास के क्षेत्र हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जिस बालक का
शारीरिक विकास अच्छा होता है, उसके बाकी मानसिक विकास, भावात्मक विकास, नैतिक विकास सब अच्छे हो जाते हैं। यानी अगर एक कड़ी भी बीच में अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, एक कड़ी में भी दिक्कत आती है, तो इससे बाकी विकास भी जो है क्या होता है, प्रभावित होता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि विकास के सभी पक्ष आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से कारक है जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं? तो वंशानुक्रम पहला कारक है। वंशानुक्रम क्या होता है कि आपके माता पिता से जो आपको आनुवंशिक गुण मिले हैं वो भी आपके बाल विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो गुण आपको आपके माता पिता से मिले हैं वह भी आपके जो विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा देखिए, जेम्स ट्रेवर कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। माता पिता के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना ही, माता पिता के गुणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा वंशानुक्रम की प्रक्रिया। आप सब जानते हैं वैसे तो कि माता और पिता में 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र होते हैं, और ये किस पे होते हैं, एक्स एक्स, और जैसे माता में एक्स एक्स और पिता में जो है वो क्या होता है, एक्स वाई होता है। 23 यानी टोटल 46 जो है वो गुणसूत्र होते हैं। अब यहां से जो है वो बालक और बालिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए, माता के गुण ज्यादा दिखेंगे कि पिता के गुण ज्यादा दिखेंगे होने वाली संतान में? जैसे मान लीजिए कि आपने जब जन्म लिया तो आप में आपके पिताजी के गुण ज्यादा आए हैं कि मम्मी के गुण ज्यादा आए हैं, ये कौन तय करेगा? तो ये है प्रभाव का नियम। ठीक है, एक नियम आता है वंशानुक्रम का, प्रभाव का नियम, ये तय करता है कि आप में किसके गुण ज्यादा आएंगे। अब देखो, इन दोनों में से जिसके गुण ज्यादा क्या होंगे, प्रभावी होंगे, ज्यादा गुण प्रभावी होंगे। अगर माता के गुण ज्यादा प्रभावी हैं तो बच्चों में माता के गुण ज्यादा दिखेंगे, पिता के गुण ज्यादा प्रभावी हैं तो पिता के गुण ज्यादा दिखेंगे। लेकिन एक सामान्य औसतन अगर समझते हैं तो लड़का है तो उसमें पिता के जो गुण होंगे, जैसे शरीर उसका पिता जैसा होगा, नाक, नैन, नक्श, बाल, है ना, ये एटीट्यूड थोड़ा सा किसका होगा, पिता जैसा होगा। अगर लड़की है तो उसमें जो है वो माँ जैसे जो है वो क्या होंगे, गुण ज्यादा होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब मान लो क्वेश्चन पूछा गया है रीट 2021 और रीट 2022 दोनों में ही कि अगर 23 गुणसूत्र मिल जाते हैं तो ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, सामान्य कंडीशन बन गई है तो सामान्य बच्चा या लड़की या लड़का जन्म ले लेगा। लेकिन अगर इनमें से 23 एक तरफ से आ जाए और एक तरफ से 22 आ जाए तो ऐसी कंडीशन में एक जोड़ा गुणसूत्र कम हो गया, तो एक जोड़ा गुणसूत्र कम होगा तो क्या होगा, इससे टर्नर सिंड्रोम होगा। अगर एक गुणसूत्र कम हो जाता है पिता या माता में से तो टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, और ऐसा बालक जो है वो मंद बुद्धि बालक कहलाता है। क्या कहलाता है, मंद बुद्धि बालक जो है वो कहलाता है। और अगर एक ज्यादा गुणसूत्र आ जाए, एक में से 23 आ जाए, एक में से 24 आ जाए, तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी बच्चा जो है वो मंद बुद्धि ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आनुवांशिकता के वाहक कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। आनुवांशिकता के वाहक जीन्स होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वंशानुक्रम के नियम। पहला नियम आता है बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता का नियम क्या कहता है, बीज कोष की निरंतरता का नियम यह कहता है कि इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, बिशमैन थे। कौन थे, बिशमैन। और इन्होंने कहा कि एक बार वंशानुक्रम बढ़, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे परिवार में मेरे दादा ऐसे हुए हैं, कोई कहता है कि मेरी दादी ऐसी हुई है ना, हम अपना एक वंशानुक्रम होता है ना कि मेरे दादा परदादा, ना ऐसे पीढ़ी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी।
पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी नाम सुना होगा, गांव में जनरली कहते हैं कि बेटा तू तो हमारी पीढ़ी आ गई, पग लगा दिया गया। कहने का अर्थ क्या है कि जहां से हमारा वंशानुक्रम शुरू हुआ है, ज्ञात, जनरली हम परदादा तक की ज्यादा याद रखते हैं, परदादा के बाद जो है वो हमारे यादाश्त से नहीं रहती है, लेकिन हमारा वंशानुक्रम जो है वो निरंतर चलता रहता है। जैसे आपके परदादा से आपके दादा में, दादा से पिता में, पिता से आप में, आपसे फिर आपके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, ये कंटिन्यू जो है वो वंशानुक्रम आपका चलता रहेगा और ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो बिचकोस का नियम कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। समानता का नियम ये कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतान होगी। सोरेनसन इसके प्रतिपादक थे। और भिन्नता का नियम ये कहता है, इसके प्रतिपादक थे डार्विन और लेमार्क। इन्होंने कहा कि कुछ गुणों में भिन्न हो सकता है बालक, यानी माता पिता से कुछ गुणों में भिन्न हो सकता है बालक, यानी माता पिता और बच्चों के गुणों में अंतर आ सकता है। ठीक है, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा, सोरेनसन ने कहा कि समानता ही होगी, जैसे माता पिता होंगे वैसी संतान होगी। लेकिन फिर नीचे कहा कि नहीं, भिन्नता भी हो सकती है कुछ गुणों में। और एक नियम आता है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम ये कहता है कि उल्टा भी हो सकता है, जो गुण माता पिता में हैं उनसे ठीक उल्टे गुण बच्चों में आ सकते हैं, विपरीत गुण बच्चों में आ सकते हैं, माता पिता से ठीक विपरीत गुण। जैसे माता पिता सामान्य बुद्धि है, बच्चा प्रखर बुद्धि हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है। माता पिता मंद बुद्धि है, बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है। ठीक विपरीत गुण, माता पिता से ठीक उल्टे गुण आ सकते हैं बच्चों में। पृथ्वी सहारण, अगर आप जो बच्चे सीरियस है ना, वो ये बातें कर नहीं रहे यार, क्या बातें कर रहे हो। रीट लेवल 1 के बच्चों की कोई अलग क्लास होगी क्या? मैंने शुरू में सेशन में बताया है, कल मैंने जब परसों जब सिलेबस का विश्लेषण किया था तब भी बताया था कि 45% आपका सिलेबस एक ही है। देखो, साइको आपकी सेम टू सेम है, शिक्षण विधियां सेम टू सेम है, करंट अफेयर सेम टू सेम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सेम टू सेम है। केवल सब्जेक्ट उन जिनको L2 में है उनको SST पढ़ना है केवल, या हिंदी वालों को हिंदी पढ़ना है, और जो रीट लेवल फर्स्ट में है उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट की एक क्लास में आपकी अलग से लगाऊंगा, SST के बच्चों की और रीट लेवल फर्स्ट के बच्चों की। यानी जो रीट लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं उनकी एक क्लास अलग हो जाएगी जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम, और जो L2 के बच्चे हैं जैसे SST से तैयारी कर रहे हैं तो उनकी SST की एक क्लास हो जाएगी, और 3 क्लास आपकी कॉमन चलेगी। किस किस की क्लास कॉमन चलेगी? मनोविज्ञान की, शिक्षण विधियों की, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, करंट अफेयर, इनकी क्लास क्या है, दोनों में कॉमन ही रहेगी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक लाइन का भी अंतर नहीं है। क्या नहीं है? एक लाइन का भी अंतर नहीं है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, विरोधी और लेमार्क नामक विद्वान ये कहते हैं कि जो गुण हमने अर्जित किए हैं, मान लीजिए आपने अपने जीवन काल में कुछ गुणों को अर्जित किया और वो गुण भी क्या है आपके बच्चों में स्थानांतरित होंगे। ये कौन कहता है? ये कहता है लेमार्क कहता है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ण संकरता का नियम। आपको याद होगा वर्ण संकरता का नियम दिया था मेडल ने, और ये चेकोस्लोवाकिया के थे, और इन्होंने ऐसे पौधों के ऊपर जो है क्या किया था, आविष्कार किया था, ऐसे नाम दिया था। आपने शायद 7वीं 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ा था इसको। तो इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके कहा, क्या नियम दिया? वर्ण संकरता का, यानी 2 पीढ़ियों के, जैसे माता अलग पीढ़ी से आ रही है और पिता अलग पीढ़ी से आ रहा है ना, क्योंकि माता पिता हम जब हमारी शादी होती है तो हमारे गोत्र में नहीं होती है, किसी अन्य गोत्र में होती है। वो तो हमारे हिंदू धर्म का एक सिस्टम है गोत्र वाला, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक ही पीढ़ी के गुण ना मिल जाएं। तो इसीलिए हम 2 अलग अलग पीढ़ियों में क्या करते हैं, विवाह करते हैं। लड़की एक अलग पीढ़ी की होगी, लड़का एक अलग पीढ़ी का होगा, और फिर उनके दोनों के गुण मिक्स होके किस में आएंगे? संतान में आएंगे। तो ये क्या हो गया? संकरता होगी। तो ये क्या कहता है कि मेंडल के अनुसार जो है वो वर्ण संकर
प्राणी या वस्तुएं हमेशा मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। वंशानुक्रम का प्रभाव किस किस के पर पड़ता है? शारीरिक विकास पर पड़ता है, मानसिक विकास पर पड़ता है, व्यवसायिक योग्यता पर पड़ता है, सामाजिक स्थिति पर पड़ता है, चरित्र पर पड़ता है और महानता पर भी पड़ता है। वातावरण देखिए, अभी हमने आनुवांशिकता की चर्चा कर ली कि आनुवांशिकता आपके किस किस पक्ष को प्रभावित करती है, आपके विकास के किस किस बात को जो है प्रभावित करती है। अब बात करते हैं वंशानुक्रम क्या आपके विकास को प्रभावित करता है? बिल्कुल, वंशानुक्रम बहुत बेहतर तरीके से, और सॉरी वातावरण जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपके विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। और वातावरण किस किस तरीके से आपके विकास को प्रभावित कर सकता है, आइए इस पर अपन जो है चर्चा करते हैं। परिभाषा देखिएगा, J.S. रोस कहते हैं कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिएगा, जिसबर्ट क्या कहते हैं कि वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है तथा सीधे उस पर प्रभाव डालती है। जिसबर्ट कहते हैं कि वातावरण वह वस्तु है जो हमें चारों ओर से घेरी हुई है और हमारे विकास पर क्या डालती है? ये प्रभाव डालती है सीधा सीधा। वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण के अंतर्गत वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है। आपके जन्म, और जन्म से ही क्यों, जन्म से पहले भी आपकी माता जिस एनवायरनमेंट में रहती थी वैसे ही आप बने हैं। जैसे मान लो कोई महिला अगर गर्भवती है ना, तो ऐसे अपने हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब महिला गर्भवती होती है तो वो क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान करती है, जैसे रामायण का वाचन करना, महाभारत को पढ़ना, या कोई अच्छी धार्मिक कथाएं पढ़ना, धार्मिक सीरियल देखना, उनको ऐसे सलाह दी जाती है। आजकल तो हम इतना ज्यादा इन चीजों को मानते नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि गर्भवती महिला को जो है अच्छे माहौल में रखा जाता था, उसकी खुशियों का ध्यान रखा जाता था, जो उसको मन आए कि भाई मुझे आज रसगुल्ले खाने हैं, मुझे समोसे खाने हैं, है ना, आज मुझे जो है वो ये कहानी पढ़नी है, आज मुझे महाभारत जो है सीरियल देखना है, आज मुझे रामायण देखना, यानी अच्छा वातावरण उसके चारों ओर का जो माहौल है ना, 9 महीने तक उसके चारों तरफ का माहौल खुशनुमा बनाया रखा जाता है, ताकि बच्चा और माँ दोनों का बुद्धि सही रहे, उन दोनों का मन खुश रहे, दोनों का मस्तिष्क शांत रहे। इससे बच्चे के परवरिश पर, यानी बच्चे के विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और आजकल क्या होता है कि आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है। आजकल तो बच्चा अपने माँ के गर्भ में यही देखता रहता है कि माँ जो है वो इंस्टाग्राम चला रही है, व्हाट्सएप चला रही है ना, व्हाट्सएप पर कौन सी रील आ रही है ना। तो थोड़ा सा इन चीजों का ना बच्चे के दिमाग पर ना शुरू से ही प्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए आज देखो कि आज का जो बच्चा है ना, वो जन्मते ही फोन चलाने लगता है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो जन्म से ही क्या चलाने लगते हैं? फोन चलाने लगते हैं। पहले वाले बच्चे अपने टाइम में देखो, मेरे पास तो 10वीं में, 11वीं, 12वीं में फोन आया था, और फिर मैंने 1-2 महीना लग गया फोन चलाना सीखने में। तो पीछे का जो माहौल था वो अलग था, आजकल का जो माहौल है वो अलग है। कारण क्या है? क्योंकि माहौल बदल गया है, वातावरण बदल गया है, और वातावरण के बदलने से बाकी सारी चीजें भी जो है वो क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। तो ये सब चीजें प्रभावित करती है। जेबी वॉटसन कहते हैं कि मुझे चाहिए जो बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वैसा ही क्या कर दूंगा? बना दूंगा। वॉटसन कहते हैं कि वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है। व्यवहारवाद वॉटसन की मूल किताब है, और सिद्धांत दिया था इन्होंने व्यवहारवाद का। वातावरण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है देखिएगा, शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर पड़ता है, सामाजिक विकास पर पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर पड़ता है, भाषात्मक विकास पर पड़ता है, नैतिक विकास पर पड़ता है, और संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ये संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। देखो आजकल क्या होते हैं कि मैं देखता हूं, हमारे घर में भी देखता हूं, अड़ोस पड़ोस में भी देखता हूं बच्चों में, कि माता पिता खुद तो फोन चलाते रहते हैं। चाहे पिता हो या माता हो, मैं केवल माता को ही ब्लेम नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, चाहे माता हो या पिता हो, रात को सोएंगे तो 2 घंटे 3 घंटे फोन चलाएंगे, दिन में भी फोन चल रहा है, पिता बैठा बैठा रूम में फोन चला रहा है, खाना खाते हुए भी फोन चला रहा है, माता खाना बनाते हुए रील देख रही है। और हम बच्चों से ही, अब जब बच्चे फोन देखते हैं तो हम उनसे ये चाहते हैं कि बेटा तू फोन ना देख,
और जे तू फोन देख लियो तेरी गुरुजी ने शिकायत करूंगी, सर ने शिकायत करूंगी, तारे स्कूल में आऊंगी, आ बात होगी। यानी हम ये चाहते हैं कि हम तो वो सारे काम करें लेकिन हमारे बच्चे वो ना करें, जबकि हम ठीक उल्टा कर रहे हैं कि हम बच्चों को वातावरण तो ऐसा दे रहे हैं कि बेटा फोन चलाना चाहिए सारे दिन, क्योंकि भाई माँ फोन चला रही है, पिता फोन चला रहा है तो बच्चा चलाएगा ना। हम वातावरण तो बच्चों को ऐसा दे रहे हैं कि आप फोन चलाओ, और बच्चों से चाहते ये हैं कि वो फोन ना चलाएं। तो हमारी कथनी और करनी में अंतर हो गया है। हम माता पिता की कथनी और करनी में क्या हो रहा है, अंतर इससे हो रहा है। बुद्धि भी आपके विकास को प्रभावित करती है, लिंग भी आपके विकास को प्रभावित करता है। लड़कियों का विकास जल्दी होता है लड़कों की तुलना में, जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि होगी वह उतना ही तेज गति से क्या करेगा, विकास करेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी आपके विकास को प्रभावित करती है। जैसे मान लो किसी के अंदर पीयूष ग्रंथि ज्यादा प्रभावी है तो वह लंबा ज्यादा होगा, और किसी के अंदर अगर एड्रेनल ग्रंथि प्रभावी ज्यादा है तो वह जो है वो ज्यादा संवेगात्मक रूप से जो है वो भावुक होगा। जैसे खास तौर पर हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनमें ये जो ग्रंथि है वो ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए महिलाएं थोड़ी भावात्मक रूप से क्या होती है, भावुक होती है, कमजोर होती है। वो जल्द ही जो है वो भावुक हो जाती है। जैसे ही संवेग उनके ऊपर हावी होता है तुरंत उनमें जो है वो दिखने लगता है। मेरी माँ तो अनपढ़ है, जाना ही कोनी। मैं आज के बच्चों की बात कर रहा हूं, आपके बच्चों की, आपकी माता की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। हमारी जो पीढ़ी थी उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ी है, यानी हमारे जो बच्चे हैं, आप में से जिनका विवाह हो चुका है या आपके घर में आपके चाचा के, आपकी चाची के, आपके मामा मामी के बच्चे जो अब 5-6 साल के बच्चे हैं, 7-8 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों की मैं बात जो है आपसे कर रहा हूं। अब आता है जन्म के क्रम का भी प्रभाव पड़ता है। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, पहले बच्चे की तुलना में दूसरा बच्चा जो है वो ज्यादा क्या होगा, बुद्धिमान होगा, ज्यादा जो है वो चालाक होगा, ज्यादा चंचल होगा। यानी पहले बच्चे की तुलना में दूसरा बच्चा जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। पहले बच्चे की तुलना में दूसरा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ये बात भी इसमें सामने आई है। और पोषाहार का भी प्रभाव पड़ता है। अगर संतुलित भोजन किया जाएगा तो बच्चे का विकास बेहतर होगा। और गंभीर बीमारी व दुर्घटना का भी प्रभाव पड़ता है। और मनोवैज्ञानिक कारक भी है, जैसे रुचि, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति, ये भी सब आपको प्रभावित करती है। अब विकास की अवस्थाएं अपन जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अर्जेंट कोई काम आ गया है इसलिए इसको कल पढ़ेंगे। और थोड़ा सा आप अपना प्यार भी हमारे प्रति जो है जाहिर करते रहिएगा। और अभी 2 बजे अपन चर्चा करेंगे राजस्थान जीके को कवर करने के लिए और इंडिया जीके को कवर करने के लिए आरबीएससी। 2 बजे आरबीएससी क्लास 6 पूरी करेंगे आज। और फिर 4 बजे अपन पढ़ेंगे भूगोल। और फिर जो है रात को 9 बजे हम पढ़ेंगे एसएसटी का टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सब लोगों ने अपना कीमती